चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में बेटा मैं आप सब बच्चों के साथ जो टॉपिक करवा रहा हूं उसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर मैं आप लोगों के साथ जितनी भी क्लासेस कर चुका हूं वो सारी क्लासेस मेरी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज तक की जो क्लासेस हैं और आज से जो हम आगे फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे ये लास्ट क्लास को रिलेट करता है। और लास्ट क्लासेस में जो मैंने पढ़ा दिया उन्हीं को बेस बनाकर आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को 2 मिनट थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था थोड़ा सा उसको मैं रिवाइज करवा दूं, क्योंकि आज की क्लास में मेरे को नया नहीं पढ़ाना है। जो लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था उसी के रिविजनरी क्वेश्चंस आज की क्लास में चलेंगे। तो अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास को नहीं पढ़ा या आपने उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रखा तो आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। इसीलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिवीजन ले लूं, उसके बाद वापस से कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर देखिए। मैंने आप लोगों को अभी तक की जो क्लास की है, देखिए बेटा प्रैक्टिकली क्या है, मैंने अभी तक जो क्लास की है इसमें मैंने आप लोगों को, मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर बनता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब जिसमें ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, और अगर आप कंपनी की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट जो अपन ने इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उसी के बिहाफ पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो कहां से हुआ और कैश का आउटफ्लो कहां हुआ। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कि कैश का इनफ्लो कहां से होता है और कैश का आउटफ्लो आप कहां कर रहे हैं, इसके बारे में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की एक्टिविटीज आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा हमारे पास आएगी बेटा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड नंबर पर है कैश फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटीज। जब बेटा मैं इन सब एक्टिविटीज की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये बता दिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज किनको बोलते हैं और फिनेंशियल एक्टिविटीज किनको बोलते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज के बारे में मैंने बताया और उसके जस्ट बाद मैं आपको लेकर आ गया था कि मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताना स्टार्ट किया था। ये देखिएगा मेन मेरा टॉपिक प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली यहां से स्टार्ट होगा। मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताया। मैं फिर कह रहा हूं अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी एक क्लास पिछले वाली नहीं की है तो मेरे एप्लीकेशन पर ये सारी क्लासेस हैं। और मैं आप सब बच्चों को एक बात बता दूं, अगर बेटा किसी बच्चे ने इस फॉर्मेट को नहीं समझा है पूरा चैप्टर निकल जाएगा, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको ये फॉर्मेट नहीं आता, आपको इसका एक्चुअल मीनिंग क्लियर नहीं है, आपको ये चैप्टर नहीं आएगा, ये बात आप मान के चलिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि अगर अभी तक आप में से, मैं फिर कह रहा हूं किसी बच्चे ने अगर स्टार्ट नहीं किया था टॉपिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो पिछले वाला फॉर्मेट वाली क्लास को अगेन वापस से करें बढ़िया लेवल पर, तभी आपका काम हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। मैंने बोला था इसमें प्रॉफिट को हम बेस बनाएंगे, नेट प्रॉफिट को हम लोग बेस बनाकर चलेंगे। नेट प्रॉफिट को बेस बनाने के बाद अपन लोगों ने ऐड करना होता है उसमें नॉन कैश आइटम्स को। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने बेस बनाया बेटे पी एंड एल को। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो ये देखिए, सुनो सब बच्चे सुनो मेरी बात को बेटा, ये मेरा है पी एंड एल अकाउंट, ये है मेरा पी एंड एल अकाउंट। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, ये मेरा पी एंड एल अकाउंट है। पी एंड एल अकाउंट ये कहता है कि क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग पी एंड एल एक ही बात है, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट जो इनकम है वो भी आएगा और अदर इनकम लाइक इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये भी आएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक माइंड सेट करने की बात करता हूं कि मैंने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाया। जितनी भी अदर इनकम है वो सब अदर इनकम हम पी एंड एल की क्रेडिट में शो करते हैं। अकाउंट्स में हमें ये पढ़ाया गया कि भाई पी एंड एल की क्रेडिट में तो आएंगी इनकम और पी एंड एल के डेबिट में आएंगे सारे के सारे एक्सपेंस, जिसमें रेंट है, जिसमें सैलरी है, जिसमें डेप्रीशिएशन है,
है ना, जिसमें बैड डेब्ट्स है, ये सब पॉइंट आपके पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में आ गए। बैड डेब्ट्स है, ये सब पी एंड एल अकाउंट की डेबिट में आ गए। पूरी बात सुनते जाओ अब ध्यान से, ठीक बात है। और इन सब बातों के बाद आपका ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है ये निकल कर आएगा। अब पी एंड एल अकाउंट ने आपको क्या कैलकुलेट करके दिया? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल अकाउंट ने आपको क्या कैलकुलेट करके दिया बेटे? नेट प्रॉफिट। मेरे को क्या चाहिए? नेट कैश। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पी एंड एल अकाउंट में पहली बात तो ये कि डेबिट साइड में कुछ ऐसे एक्सपेंस हमने माइनस कर रखे हैं जो हमने एक्सपेंस तो ट्रीट किए लेकिन हमारे कैश को रिड्यूस नहीं करते, जैसे कि डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन वो अमाउंट है जो आता तो पी एंड एल की डेबिट में है एज अ एक्सपेंस, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं होता, दैट मींस नॉन कैश आइटम। इसी तरह से पी एंड एल की क्रेडिट साइड में कुछ ऐसी इनकम है जो इनकम तो है या तो कैश में भी चाहे रिसीव हुई हो, लेकिन वो बिजनेस से कमाई हुई इनकम नहीं है। हमें कैलकुलेट करना होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस ऑपरेशन करके हमने कितना कैश कमाया, हमें वो देखना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बेस किसको बनाएंगे बेटे? नेट प्रॉफिट को। ऐड करेंगे वो सारी आइटम जो पी एंड एल की डेबिट में है लेकिन कैश में नहीं थी और हमने कर रखी थी माइनस, तो वापिस से उनको मैं क्या कर दूंगा? ऐड। फिर मैं आ जाऊंगा पी एंड एल की क्रेडिट में उन सब इनकम पर जो बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन पी एंड एल की क्रेडिट में है, उनको मैं कर दूंगा वापिस से माइनस। तो भाई अभी अपने को क्या करना था, देखो आप जरा, मैंने इस फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट को बेस बनाया। इस फॉर्मेट में ये था, ऐड हमने किया नॉन कैश आइटम। तो मैंने कुछ बातें बताई कि कौन कौन सी आइटम पी एंड एल की डेबिट में है और जो नॉन कैश है। तो स्क्रीन पर देखो जरा, डेप्रीशिएशन पी एंड एल की डेबिट में आता है बट नॉन कैश है, वापिस से ऐड किया। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये जितनी भी इंटेंजिबल एसेट पी एंड एल की डेबिट में तुमने राइट ऑफ की, तो उसने प्रॉफिट तो रिड्यूस किया लेकिन कैश रिड्यूस नहीं किया, वापिस से मैंने ऐड किया। जितनी भी आपकी फिक्टिशियस एसेट है लाइक शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये सब ने आपका प्रॉफिट तो रिड्यूस किया लेकिन कैश रिड्यूस नहीं किया, इसलिए ऐड करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फिनेंशियल आइटम्स होती हैं, दैट मींस लोन लेना फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो उस पर पेड किया गया इंटरेस्ट भी फिनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, तो वो पी एंड एल में नहीं आना चाहिए, इसलिए पी एंड एल में तो मैं क्या कर दूंगा? ऐड। पी एंड एल में तो क्या कर दूंगा? ऐड। और वापिस से फिनेंशियल एक्टिविटी में जाके हम करेंगे इसको लेस। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस हमने की क्रेडिट साइड की, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड की वो इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है, लाइक डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये वो सब इनकम है जो बिजनेस इनकम नहीं है, तो इनको हम लोग कर देंगे बेटे लेस। इन सबको डील करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसे हम लोग नाम दे देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज इंक्रीज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको बताया था करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को एडजस्ट करके वर्किंग कैपिटल बनता है, तो वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर निकालेंगे। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी एसेट की करंट एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो भी ऐड करेंगे। मतलब ये कि करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, और उनका उल्टा डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उनका रिवर्स जो है वो लेस करेंगे। और सबसे लास्ट में मैंने बताया था इनकम टैक्स पेड, जो प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर में हमने पेड किया होगा वो हमारे करंट ईयर के कैश का आउटफ्लो करेगा, उसको भी हम लोग लेस करेंगे। ऐसा मैंने आपको फॉर्मेट में पढ़ाया था, ये तो मैंने फटाफट से रिवीजन करवा दिया, लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता दूं बेटे, कौन सी बात क्यों ऐड हुई, कौन सी बात क्यों लेस हुई,
उसको पूरा सिस्टमेटिक वे से, जब मैंने फॉर्मेट बनवाया था तो मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं की थी। फॉर्मेट बनाते टाइम हमने इसको सिस्टमेटिक वे से पढ़ा था, ठीक, कि किसको क्यों ऐड करेंगे, किसको क्यों लेस करेंगे। और मेरे विशेष एकेडमी के एप्लीकेशन, ओल्ड न्यू दोनों एप्लीकेशन पर ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल की हुई है, वहां से कर सकते हो, ठीक। चलिए, अब मैं आप लोगों को मैं बता दूं, लास्ट क्लास में इसको बेस बनाकर आपकी बुक में जो पहला इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 5 तक थे वो तो बेसिक पॉइंट टू पॉइंट वाले थे। न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन 6 इलस्ट्रेशन से स्टार्ट थे। मैंने आपको 6 और 7 दोनों करवाए थे, और 8th 9th और 10th ये 3 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। और आई थिंक ये तीनों ही इलस्ट्रेशन जिन लोगों ने ट्राई किए उन लोगों के तो हो गए, जिन्होंने ट्राई नहीं किए उन लोगों के भी हो गए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात। अगर फिर भी अगर किसी ने ट्राई किया हो और उसको कंफ्यूजन है तो आप फटाफट से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर, मैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 10 इसको मैं देख रहा हूं, चेक करो जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 इसको मैं देख रहा हूं, जबकि काम वही है, चीजें वही है, करके चलेंगे। देखिए जरा, चेक करिए। आज की क्लास में मैं बिल्कुल इजी जो पोर्शन है वही करवा रहा हूं, ये बात आप मान के चलिए। बिल्कुल इजी वाला जो पोर्शन है वो मैं लेके चल रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 से इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा ये करवा रहा हूं। आप जरा चेक करिए, इसमें लिखा हुआ है एक कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट है बेटा ₹1 लाख, और इसने ये बोला 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट है वो आफ्टर डेप्रीशिएशन ₹20,000 ऑन एसेट एंड ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000। ये जो 1 लाख रुपए इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला है, इस नेट प्रॉफिट को निकालते टाइम इन्होंने नेट प्रॉफिट में से एक तो डेप्रीशिएशन 20,000 ये माइनस कर रखा है, ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000 है ये भी माइनस कर रखा है। गुडविल रिटर्न ऑफ वाज 7,000, गुडविल की जो वैल्यू है 7,000 रिटर्न ऑफ की गई है, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो हमारा 3,000 है। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की, वो भी हमें गिवन है। एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज ऑफ 6,000, ट्रेड पेबल इंक्रीज 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज 200, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज 2,000, असर्टेन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें बेटा इसके अंदर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैं आप सब बच्चों को बता दूं, ये देखिए, अगर आप इसमें देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं, सुनना मेरी बात। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पार्ट कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड पार्ट कौन सा, फिनेंशियल एक्टिविटी। अभी तक मैं आप लोगों को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ही लेकर चला हूं। इन्वेस्टिंग और फिनेंशियल को तो मैंने कैलकुलेट करवाना स्टार्ट भी नहीं किया। और मैं बार बार अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं बेटा, जिन लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था इस टॉपिक को, वो इसकी पहली 2 या 3 क्लास हुई है उसको फटाफट से रिवाइज कर ले, ताकि ये चैप्टर आपके लेवल पर निकल आए। अगर आपने इसको पहले वाली क्लासेस को नहीं पढ़ा और आप इस टॉपिक को करना चाह रहे हो इससे आगे, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बिना फॉर्मेट के आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए, तो मैं आपको इसका कैश फ्रॉम, जबकि ये इतना आसान है, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम में आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल बढ़िया लेवल पर करवा कर चलूंगा। इसका पहला पोर्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 मेरे पास आएगा बेटे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 मेरे पास आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पहला पोर्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटे, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है इसको बेस बनाएंगे। कुछ एप्रोप्रिएशन अगर कोई किया था, एक वर्ड लिखना एप्रोप्रिएशन, अगर आपने किसी तरह का कोई एप्रोप्रिएशन किया था,
एप्रोप्रिएशंस, तो वो ऐड कर देंगे। एप्रोप्रिएशन को ऐड करने से आपके पास जो ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आएगा, इसे हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट ये आ जाएगा। ऐड करेंगे इसमें हम लोग नॉन कैश आइटम। बेटा इसमें ऐड करेंगे हम लोग नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम लोग लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम लोग लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, लेस करेंगे बेटे इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनको हम लोग लेस करेंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे बेटे डिक्रीज इन करंट एसेट। ऐड करेंगे बेटे, ये फॉर्मेट यही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इनको हम लोग लेस करेंगे और इन सब बातों को एडलेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी बेटे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से मैं इस एक्टिविटी को जो है वो लेकर चलने वाला हूं। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां से देखो, एक बार मैं वापिस से बता देता हूं आपको, सुनना मेरी बात एक बार। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, नेट प्रॉफिट को बेस बनाया। अगर हमने कोई एप्रोप्रिएशन किया, एप्रोप्रिएशन हमेशा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आता है, उसमें दो तीन बातें आती हैं। एक तो आता है उसमें अगर हमने करंट ईयर में कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया हो, करंट ईयर में हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, करंट ईयर में हमने कोई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया हो, तो वो सब उसका पार्ट है। उन सबको ऐड करके वापस नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कोई नॉन कैश आइटम जो पी एंड एल की डेबिट में राइट ऑफ की गई होगी, लाइक गुडविल रिटर्न ऑफ या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, जो पी एंड एल में तो आया लेकिन उसने कैश को इफेक्ट नहीं किया। फिर हम लोग देखेंगे पी एंड एल की क्रेडिट में ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं थी बट पी एंड एल की क्रेडिट में है, लेस करेंगे। और फिर हम लोग इंपैक्ट निकालेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। करंट एसेट्स का इंपैक्ट क्या आएगा, करंट एसेट जब भी डिक्रीज होगी, मुद्दे की बात बताता हूँ। करंट एसेट क्या होती है, स्टॉक, डेटर, ये होते हैं। अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है पैसा आ रहा है, इसीलिए मैंने उसको ऐड किया। डिक्रीज इन करंट एसेट से कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए मैंने ऐड किया। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से भी कैश का इनफ्लो होता है, इसलिए उसको भी ऐड किया। और इनका रिवर्स जो है वो कैश का आउटफ्लो होगा, तो मैंने लेस किया। अब एक एक करके पॉइंट मेरे को बताते जाओ, मैं इसको अप्लाई करता जाऊंगा। इसमें लिखा गया है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है। ये लो, मैं एक बार के लिए 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट यहां लिख देता हूं। प्लीज बातें नहीं, स्क्रीन पर मेरे साथ बने रहो बढ़िया तरीके से। नेट प्रॉफिट के बाद इसने बोला आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन 20,000। डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना चार्ज किया, 20,000। तो एक बात बताइए, डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है, डेप्रीशिएशन के नाम पर हमारे पास कितना अमाउंट है बेटे, 20,000। क्या करेंगे, वापस से ऐड करेंगे। जल्दीबाजी मत करें, इसको बोलेंगे नॉन कैश आइटम, वापस से ऐड करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन्होंने रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया था, 30,000। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना था, 30। एक बात सुनो बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एप्रोप्रिएशन होता है। नॉन कैश आइटम की बजाय एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया इन्होंने, 30,000। ये वापस से ऐड हो गया। चलो उसके बाद क्या है बेटे,
फिर लिखा हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ इन्होंने की थी 7,000, ये लो गुडविल जो इन्होंने रिटर्न ऑफ की 7,000, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी की है 7,000, ये लीजिए ये मैंने वापस से ऐड कर लिया। गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद फिर हमारे पास क्या है बेटा पढ़िए, गुडविल रिटर्न ऑफ के बाद इसने लिखा गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या करेंगे लेस, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना अमाउंट है बेटे 3,000, ये क्या कर देंगे लेस, इतना काम हो गया। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हमारे पास है इस तरह से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को लेकर, जल्दीबाजी नहीं है, पहले इतना बताओ ये आप सब बच्चों को क्लियर है क्या, इतना क्लियर होगा फिर उससे आगे की बात करूंगा, बताइए इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास नेट प्रॉफिट था वो बेस बनाया, अभी इन्होंने सिर्फ मेरे को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की पोजीशन छोड़ी है। तो एक बात बताओ, इन सबको ऐड करके यहां मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1,30,000, 1,30,000 ये वैल्यू मैंने यहां लिख दी। सब लोग बताना ये वाली बात क्लियर है क्या। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये ऐड किया, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये मैंने लेस किया। इन सबको ऐड लेस करने के बाद यहां से जो वैल्यू निकल कर आई उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट, सुनना मेरी बात, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट आ गया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये अमाउंट आ गया 1,54,000। जरा सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ पहले, इतना आपको क्लियर है क्या, ठीक बात है। इसमें से अब मैं क्या करूंगा, सुनो 154 आ गया, इतना काम करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा सुनिए, इन्होंने लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है 6,000, बेटा इंक्रीज इन करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज हुआ 6,000, ये लीजिए ट्रेड रिसीवेबल में 6,000 इंक्रीज हुआ, ये आ गया। ट्रेड रिसीवेबल के बाद ट्रेड पेबल में इंक्रीज हुआ 10,000, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, अगर ट्रेड पेबल में इंक्रीज हुआ तो ट्रेड पेबल का जो अमाउंट है कितना इंक्रीज हुआ 10,000, ये लीजिए ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर लिखा गया प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज 200, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज होगा दैट मींस करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपका इंक्रीज हुआ तो ये वापस से ये भी माइनस, पढ़ते जाओ। फिर लिखा इसने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज हुआ 2,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आपका डिक्रीज हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका डिक्रीज हुआ 2,000 सॉरी, तो ये भी आपका माइनस। अब ये माइनस की फिगर, ये माइनस की फिगर, ये माइनस की फिगर, ये सब माइनस की फिगर्स हैं, और इन सबको माइनस करने के बाद यहां से जो वैल्यू बनेगी, समझते जाएं ध्यान से, यहां से जो वैल्यू बनेगी 154 प्लस करेंगे 10,000 माइनस करेंगे 6,000 माइनस 200 माइनस 2,000, तो वैल्यू मेरे पास जो नेट निकल कर आएगी 155,800। इन सब बातों को प्लस माइनस करके ये वैल्यू आ गई। मैं वापस से एक बार बता रहा हूं, ये देखिएगा, क्या कह रहे हो, हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होता है, इन्होंने लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज बाय 2,000, तो वो मैंने डिक्रीज वाली कैटेगरी में रख दी है। क्या डाउट है आपको? चलो मैं वापस से बता रहा हूं, सुनो मैं क्या कर रहा हूं प्लीज, मैं नेट प्रॉफिट को बेस बना रहा हूं 1,00,000 रुपए,
ऐड करूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व 30,000, कितना अमाउंट आ गया 130। ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, हमारा ये आ गया 1,30,000। ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम में डेप्रीशिएशन और गुडविल, प्लीज ये ऐड किया। लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3,000, ये लेस किया। तो यहां से हमारे पास आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर हमने करंट एसेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज अगर है ये तो होंगी ऐड, और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये होंगी लेस। तो इनका इंपैक्ट भी निकाला, और हमने इनका इंपैक्ट निकालने के बाद ये वैल्यू बना दी, हमारे पास आ गई 1,55,800। ये जो वैल्यू आई 1,55,800, इसे हम लोग बेटे नाम दे देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे हम लोग नाम दे देने वाले हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे हम लोग नाम देंगे। सब बच्चे सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बताइए यस या नो। आगे बढ़ूं बेटे, चलो इतनी वर्किंग हो गई हमारे पास, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हमने बना दिया। चलो इतनी वर्किंग करने के बाद फिर मैं आ गया आपके पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्मेट सेम रहेगा, इससे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मैं फिर आपको बनाकर दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 11। मैं आपको प्रैक्टिस करवा के चलूंगा बेटे, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, अब बढ़िया लेवल पर समझ के चलिए। सुनो, अगर मैं 11 क्वेश्चन की बात करूं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। आप देखो इन्होंने 2 इयर्स का डाटा मेरे क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो। 2 इयर्स के डाटा में फर्स्ट मेरे पास है पी एंड एल का बैलेंस, ओपनिंग है 3 लाख, क्लोजिंग है 2,50,000। अब जो पी एंड एल का बैलेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो मैं आपको याद करा दूं, पी एंड एल का जो बैलेंस होगा ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला, उसका जो डिफरेंस होता है वो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग में जो डिफरेंस होगा वो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम से हमें लिखा हुआ है 60 से 80 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें लिखा है 18 से 15 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस हमें लिखा है 6,000 से 9,000 हो गया। गुडविल हमें लिखा है 40 से 32 हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10 से 14 हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 140 से 98 हो गया। और कैश एंड बैंक बैलेंस, एक बात समझिएगा, कैश और बैंक बैलेंस इसको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि ये तीनों एक्टिविटीज के बाद आएगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं, जब तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट आएगा, तीनों का अपना अपना आंसर आएगा, फिर तीनों से जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो कैश और बैंक बैलेंस का डिफरेंस होगा। अभी आपको कैश और बैंक, आप लिख लो अपनी बुक में, कैश और बैंक बैलेंस को इग्नोर करना है फिलहाल। आगे जाके जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा कैश और बैंक बैलेंस को कैसे यूज करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन तरीके से जो है वो करके चलेंगे। पढ़ लोगे अभी? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका बनाकर चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बनाकर चलेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं आपके लिए बनाकर चलूंगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग बनाकर चलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका जो ए पार्ट है इसे हम लोग नाम देंगे कैश फ्रॉम, बेसिकली ए पार्टी तो बना रहे, उसको जरूरत ही नहीं लिखने की, कोई बात नहीं। सुनिए,
अगर मैं पूरा कैश फ्लो बना रहा होता तो एबीसी पार्ट बनाता, अभी तो ऊपर मैंने हेडर ही क्या बना दिया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे, प्लीज इसको स्टार्ट हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ। मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, किसी तरह का कोई अप्रोप्रिएशन जो है इसके अंदर नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐड। लिखते जाओ आप एक बार मेरे साथ, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। पहले ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स। जितनी भी आपकी नॉन कैश आइटम्स हैं उनको तो हम क्या करेंगे बेटे, ऐड। लेस करेंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे बेटा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो हम लोग करेंगे बेटे लेस। नॉन कैश आइटम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से हम लोग लेस करेंगे। पहले आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर क्या? इतना वर्किंग करने के बाद, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम लोग नाम दे देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा। उसमें ऐड हमें करना है डिक्रीज इन करंट एसेट को, ऐड हमें करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस हम लोग करेंगे, लेस हम लोग करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस हम लोग करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इनको लेस करेंगे। इन सबको डील अपन ने कर लिया, इस फॉर्मेट को लेकर हमें चलना है बेटे। आप सब लोग ये बताओ, ये वाली बात क्लियर है? ठीक, यही फॉर्मेट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बनवाया। जल्दीबाजी नहीं है, पहले चीजों को समझ लें, फॉर्मेट को क्लियर कर लें, तो आपको बड़ा आसान हो जाता है टॉपिक समझना। मैंने आपको ये बोला सबसे पहले नेट प्रॉफिट को बेटे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बनाना है। नेट प्रॉफिट के नाम पर अगर मैं 11 क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा मेरे पास है ना, इन्होंने P&L के 2 ईयर्स के बैलेंस गिवन है। चेक करिए, P&L का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 2,50,000। तो मेरे को ये बता दो करंट ईयर का कितना है, 3 लाख ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है 250, तो जो डिफरेंस आया वो कितना आया बेटे, 50,000। वो भी लॉस है तो ये माइनस का आ गया 50,000। ये वाली बात बताओ पहले क्लियर क्या? ठीक है जी, आगे बढ़ो। फिर हमें क्या लिखा इसने, पढ़िए। ये कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम पर क्या है, करंट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम पर इन्होंने लिखा 60 और 80। इसका मतलब करंट ईयर में डेप्रीशिएशन का प्रोविजन कितना है, 20,000। तो डेप्रीशिएशन प्रोविजन का जो अमाउंट है 20,000, क्या करेंगे बेटा फटाफट से बताओ। डेप्रीशिएशन जो करंट ईयर में हमने बनाया 20,000, वो ऐड, सही है। अगली फिगर पढ़ो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नेक्स्ट फिगर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिगर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितने से कितना हो गया बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 18 से 15 हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर 18 से 15 हो रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 डिक्रीज हो रहा है क्या, चलिए तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस की फिगर है, यहां आ जाएगा। आगे बढ़िए,
प्रीपेड इंश्योरेंस 6000 से 9000 क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज, कितना, 3000। चलिए प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 इंक्रीज हो रहा है, ये भी लेस कर दो, मैंने बिल्कुल कर दिया। आगे बढ़ो, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट फिगर क्या है, गुडविल। गुडविल के नाम पर कितना सा कितना हो गया बताओ जरा बेटा, गुडविल की वैल्यू कितने से कितनी हो रही है बताना जरा, 40,000 से 32,000। गुडविल की वैल्यू कितनी डाउन चली गई बताओ जरा, 8,000। गुडविल की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, आपको पता है डिक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ मानी जाती है। गुडविल का अमाउंट अगर डिक्रीज हो गया, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे बेटे, गुडविल रिटर्न ऑफ। बताओ गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम पर कितना अमाउंट है, 8,000, ये वापस से ऐड हो गया। चलिए उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 से 14,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000 से 14,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो गया, कितना, 4,000। ये लीजिए भाई, ये मैंने कर दिया ऐड। फिर लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 140 से 98 कितना हो गया, 42,000। अब एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल अगर 42,000 डिक्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है डिक्रीज है, तो ट्रेड रिसीवेबल 42,000 अगर डिक्रीज है, तो ये लीजिए ये अमाउंट आपका माइनस हो गया। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना आप सब लोगों प्लस हो गया, सॉरी ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है जी। इसके बाद कैश और बैंक बैलेंस है, उसको मैंने बोला एक्सक्लूड करके चलना है, उसको अभी ट्रीट नहीं करना। तो भाई ये देखो जरा, एक बार स्क्रीन पर आ जाओ सब लोग, ये देखो आप जरा, माइनस के 50 था और उसके बाद ऐड किया 20, ऐड किया 8, ऐड किया 4, माइनस करेंगे 50 में से, अभी भी कितना बच गया, ये माइनस का 18 बच गया। जरा सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या, हाँ या ना, बोलो। माइनस का 18, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये सारी बातें, प्लस की फिगर कितनी है 42 और माइनस का 18, माइनस का 3 और माइनस का 3, सुनो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इन सबको प्लस माइनस करके जो वैल्यू बचेगी प्रैक्टिकली वो आपका आंसर होगा। तो जब आप इनको प्लस माइनस कर रहे हो, तो ये वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रही है बेटे 18,000, यानी कि मेरा जो रिजल्ट आया उसे हम लोग नाम देंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 18,000। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये मेरे पास आ गया, यस या नो, क्लियर है आप लोगों को। चलिए इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल डिट्टो ऐसे दिया हुआ है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल 2 ईयर का डाटा दिया हुआ है, P&L है, ट्रेड रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल्स है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है 12 इलस्ट्रेशन सेम ऐसा ही है, 13 इलस्ट्रेशन सेम ऐसा ही है। आपको एक बात बता दूं, सब लोगों को मेरी बात सुन लो ध्यान से, 13 इलस्ट्रेशन तक प्लीज, अप टू 13 इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल, ये आपका आज का होमवर्क है। अप टू 13 इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। मैं आप सब लोगों को ये वाली बात बता दूं, ये तो आज का होमवर्क है। कल जब मैं क्लास करूंगा तो आप देखेंगे ना, इलस्ट्रेशन नंबर 14 अगर आप देखते हो तो उसमें पूरी बैलेंस शीट है। आपको इसने बोला है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है 14 में,
लेकिन मैं तीनों एक्टिविटी बनाऊंगा, ऑपरेटिंग भी बनाऊंगा, इन्वेस्टिंग भी बनाऊंगा, फिनेंशियल, तीनों एक्टिविटी बना के दिखाऊंगा। फुल फ्लैश स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं इसी क्वेश्चन में बना के आपको दिखा दूंगा। आंसर कैसे मैच होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सही है? तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, लेकिन कल की क्लास समझ में उसको आएगी जिसको पूरा फॉर्मेट पता है। अगर आपको पूरा फॉर्मेट नहीं पता तो गड़बड़ है। तो मैंने आज आई थिंक 4th क्लास है, तो इससे पहले जो 3 क्लास हुई है, फर्स्ट क्लास में तो मैंने बेसिक चीजें क्लियर की, सेकंड क्लास में मैंने फॉर्मेट बनाना स्टार्ट किया, जो कि थर्ड क्लास में जाके कंप्लीट हुआ, और फिर मैंने वही थर्ड क्लास में उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी। तो सेकंड और थर्ड क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मेट है, एप्लीकेशन पर क्लास है। अगर आपने नहीं की है तो आज कर लीजिए, अदरवाइज कल से आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक बात है? बढ़िया लेवल पर करते चलो, कल की क्लास में फिर मिलेंगे बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय।